बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज हम बात करेंगे सियासत में कम होती मुस्लिम नुमाइंदगी की। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी कि मुस्लिम मुक्त होती हुकूमतों की, कि कैसे जो है वो मुस्लिम मुक्त होती जो है इस मुल्क में अलग अलग सूबों में कैसे मुस्लिम मुक्त हो रही हैं हुकूमतें, और मरकज में भी कोई मुस्लिम वजीर नहीं है। तो उस पर हमने पिछले हफ्ते बात की थी, जानने की कोशिश की थी और समझने की कोशिश की थी कि वजह क्या है। दरअसल हुकूमत में हिस्सेदारी से पहले सियासत में हिस्सेदारी लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप टिकट ही नहीं हासिल कर पाते, आपको टिकट ही नहीं मिलता, या फिर आप इलेक्शन ही नहीं जीत पाते, तो हुकूमत में हिस्सेदारी आपको कैसे मिल पाएगी। पिछले दिनों पंजाब के साबिक सीएम सुखबीर सिंह बादल और जन सुराज तहरीक चलाने वाले प्रशांत किशोर, दोनों ही लीडर्स ने मुसलमानों की क़यादत और सियासत में कम होती मुस्लिम नुमाइंदगी पर सवाल उठाए थे। बहुत अहम सवाल थे और कहा था कि क्या वजह है कि मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी सियासी तौर पर एकजुट नहीं है, यह समाज बिखरा पड़ा है और इसलिए अब उन्हें राजनीतिक दल यानी सियासी दल भी ज्यादा भाव नहीं देते, ज्यादा तवज्जो उन्हें नहीं देती। मुल्क के 20 करोड़ जो है वो तकरीबन मुसलमान हैं। अगर सियासी तौर पर वो कमजोर हो चुके हैं तो सवाल उठने भी लाजमी है। आज बेबाक मुंसिफ में हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे और सियासत में कम होती मुस्लिम नुमाइंदगी की वजूहात को तलाशने की भी कोशिश करेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर के बाद AK वाजपेयी साहब, जो LJP के कौमी तर्जुमान हैं। उनके अलावा हमारे साथ जो है अभी जुड़ चुके हैं अली मेहंदी साहब, कांग्रेस की तरफ से जो है आप अपनी बात रखेंगे। साथ ही अमीर हैदर जैदी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सियासी तज्जिया निगार है। और इन सब के अलावा लखनऊ से जो है एक सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ है और उनका नाम है सैयद रजा हुसैन रिजवी साहब। लखनऊ का जिक्र इसलिए अक्सर होता है क्योंकि हमेशा सियासत में, हिंदुस्तान की सियासत में यह बात कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के ही गुजरता है। तो बहरहाल आप सभी का मैं इस्तकबाल करता हूं, तमाम मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूं। और पहला सवाल रजा हुसैन रिजवी साहब आपसे ही, क्या वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता सियासत में मुस्लिम नुमाइंदगी जो है वो कम होती दिख रही है, कम होती जा रही है, और जब वो सियासत में उनकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी उन्हें, तो जाहिर तौर पर हुकूमत में नुमाइंदगी तो उसका फिर सवाल ही नहीं उठता। कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को आप? खुर्शीद साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं आपको कि आपने बहुत अच्छा जो है ये डिबेट का टॉपिक आज रखा है जी। और जाहिर सी बात है कि मैं मुसलमान हूं तो जाहिर सी बात है इसमें दिलचस्पी है हमारी। हाँ। इस आपकी डिबेट पर मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूं। इसमें कहना यह है कि देश की आजादी में मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जी। और आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी गई। इस हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल बंटवारे के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। देश आजाद हुआ। मुसलमानों के दिमाग में कभी ये बात नहीं आई आजादी के वक्त कि हम जो अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेजों को हटाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ। उनको ये पता नहीं था कि आजादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमें बंटवारे का में हमें जो है वो हमें मिलेगा। हाँ। तो सबसे बड़ी भूल यही हुई कि जो एक बंटवारा हो गया। बंटवारा होने से अगर ये बंटवारा नहीं होता खुर्शीद साहब, तो आज मुसलमानों की राजनीति में पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छी हैसियत होती। हाँ। एक अच्छी पकड़ होती। मगर सर बात ठीक है आपकी, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये मुल्क एक रहता तो ज्यादा ताकतवर जो है वो मतलब अपने आप को वो महसूस करते सियासत में भी और बाकी दूसरे मैदानात में भी। मगर अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें और जो बंटवारा हुआ, मुल्क को आजाद कराया गया, मगर बदकिस्मती से कह लीजिए मुल्क का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, उसके बाद बांग्लादेश भी बन गया। आज पाकिस्तान के भी हालात अगर हम देखें तो पहली बार जो वहां पर एक हिंदू खातून इलेक्शन लड़ रही है, मतलब आजादी के बाद से इतने दिन तक वो एक मुल्क बना, वहां पर भी इस तरह के हालात हैं। तो जाहिर तौर पर यह बात बिल्कुल सही है कि अगर मुल्क नहीं बढ़ता तो मुस्लिम तबका खुद को ज्यादा जो है वो बेहतर महसूस करता, सियासी तौर पर भी और तमाम मैदानात में भी। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। जी जी। लेकिन आप ये देखिए कि उसके बाद जो हमारी कौम है जी मुसलमान, वो 72-73 फिरकों में बटी हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। अब मान लीजिए कहीं से कोई जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां से अगर कोई बरेली मसलक का खड़ा हो गया, हाँ। तो अब उसको साहब हम वोट नहीं देंगे। शिया मसलक का खड़ा हो गया तो हमारे सुन्नी भाई नहीं देंगे। वहाबी मसलक का खड़ा हो गया तो जो है वो उसको बरेलवी हजरात नहीं देंगे या दूसरे लोग नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है।
शायद कुछ टेक्निकल इशू है, अभी उनसे राब्ता जो है वो हमारा कट गया है। और AK वाजपेयी साहब, आपका मैं इस्तकबाल करता हूं, थोड़ा देर से शायद जुड़े, 1-2 मिनट का जो है वो वक्त लगा आपको जुड़ने में, कुछ टेक्निकल इशू था आपके साथ भी। आपका मैं इस्तकबाल करता हूं और मैं भी आपसे वही सवाल पूछूंगा कि क्या लगता है आपको, ये जो बड़े अहम सवाल उठाए हैं PK ने, और PK जो है इस मुल्क की सियासत को बदलने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल उनका कहीं ना कहीं, बड़ा रोल ना हो, छोटा मोटा रोल जरूर है, ठीक है। 2014 के इंतखाबात में, आम इंतखाबात में जिस तरीके से उन्होंने जो है वो बातें उठाई थी, सवाल उठाए थे, और जो कुछ नारे उन्होंने दिए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए, तो वो सबकी जबान पर चढ़े और बड़ा फायदा उसको पार्टी को मिला। अलग अलग वक्त पर अलग अलग सूबों में उन्होंने अलग अलग हुकूमतों के साथ मिलकर के काम किया, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अब वो ये कह रहे हैं, खुद की जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं, उन्होंने एहसास दिलाया है मुस्लिम तबके को कि क्या वजह है, आप इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी हैं, उसके बाद भी आप सियासी तौर पर एक तरीके से अछूत हो चुके हैं। आज की डेट में एक तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया है, एक साइड में हो चुके हैं। कोई सियासी दल, कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको जो है मोटे तौर पर, उनका इशारा था बीजेपी की तरफ भी और दूसरी तरफ भी कि आपको उभरने नहीं देना चाहती, आप नहीं उभर पा रहे हो। कयादत पर भी सवाल था और हिस्सेदारी पर भी सवाल था। कैसे देखते हैं आप? और यही बात जो है तकरीबन जो पंजाब के साबिक चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कही है, सुखबीर सिंह बादल साहब ने, वो भी यही कह रहे हैं कि हम सिर्फ 2% है, सिख कम्युनिटी लगभग 2% है, मगर हमारी ताकत जो है वो हर सूबे में है और हम सियासी तौर पर पूरी तरीके से मजबूत भी हैं और एकजुट भी हैं। देखिए, जहां तक PK साहब का सवाल है जी, पहले तो आपको आदाब और नए साल की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया सर, आपको भी। देखिए, जहां तक PK साहब का सवाल है, PK साहब तो भाई वो तो कॉमर्शियल हाउस थे जी, अपने बिजनेस करते थे। हाँ। और कोई पार्टी इनको पैसे दे, वो उनका प्रचार प्रसार करके, स्लोगन लिख के, या जो भी उनका स्किल है उसका इस्तेमाल वो करा करते थे। हाँ, लेकिन अब हमें रिपोर्ट ये आई है कि बिहार में वो पॉलिटिकल पार्टी बनाने की तरफ है। पॉलिटिकल बनाने की तरफ तो बनाए पार्टी, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट देके क्या वो भी किसी खास तबके को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं? देखिए, हम कहाँ पहुंचे, हमसे मतलब जब हम बात करते हैं तो एक जमात से बात, हाँ। उसके लिए आप दूसरों को जिम्मेवार कैसे ठहराओगे? ठीक है भाई, संविधान के हिसाब से पिछले 70 सालों से सरकारें चल रही हैं। हाँ। कोई सरकार आई, देवगौड़ा की आई, गुजराल की आई, इंदिरा गांधी की आई, नरसिम्हा राव की आई, और अब मोदी जी की आई है। ठीक है। तो आप लोगों ने 70 साल में संविधान ने तो सबको बराबर क्या दिए जी। संविधान में किसी भी तबके का आदमी हो, इक्वल राइट्स है, वोट का भी राइट है और इसी तरह इलेक्शन लड़ने का भी राइट है। बिल्कुल सही। लेकिन कहां तक पहुंचे ये सवाल है। हाँ। और उसके लिए सबसे बड़ा ये था, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जी, उसमें सारी चीजें खुल के आ गई थी। भाई आपका जमात कहाँ पहुंच पाई, क्यों नहीं पहुंच पाई, क्यों नहीं। इन सरकारों ने काम किया। देखिए, हम इसके लिए जिम्मेवार मानते हैं तो हम अपने आप को जिम्मेवार मानना पड़ेगा, अपनी जमात को जिम्मेवार मानना पड़ेगा। आपके बुरा नहीं मानना, आपके नेता तो हमेशा हिंदू वाले ही रहे। आपने कभी अपनी जमात के किसी को नेता माना? आप कभी नहीं माना। बुरा नहीं मानना, ये फैक्चुअल पोजीशन है और इसका इतिहास भी गवाह है। सब लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हम सीधा ये चाहेंगे कि जब संविधान ने बराबर ताकत किया है तो उस हक को लेने में अब कामयाब क्यों नहीं आए? नंबर 1। और नंबर 2, क्या आज के समय में इस जमात को आइसोलेट किया जा रहा है? हाँ, कोशिश की जा रही है, इसका क्या हो रहा है, सबको नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब ना हो, उस तरफ हमको काम करना चाहिए, या हमारे नेताओं को काम करना चाहिए, या जो हमारे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं उनको काम करना चाहिए। संविधान तो अभी जिंदा है, संविधान अभी मरा नहीं है। सारे औकात, सारी राइट वैसे के वैसे के अवेलेबल है। और अगर इन्फोर्स नहीं होते तो उसके लिए कोर्ट। जब हम बात कर रहे हैं बैठ करके इस वक्त, तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, कहीं कोई बदलाव नहीं है, सच्चाई है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम हो गए हैं। पूरे लोकसभा में एक, अगर जानकारी में है तो एक ही सांसद है बीजेपी से, जहाँ कांग्रेस से भी है 13 के 13-14 या मतलब वो तादाद कम होती जा रही। तो मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात
क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई इस तरह का कानून ला दिया कि मुस्लिम समाज का चुनाव के लिए नहीं? ऐसा तो है नहीं। तो क्यों नहीं वो निकल के लोग आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उनकी जमात में पहचान नहीं है या और वर्ग में पहचान नहीं है या आपके विचारों में कोई कमी है या सोच में कमी है। गंगा जमनी तहजीब आज भी उस मकाम पे खड़ी हुई है, उसमें कहीं कोई टकराव नहीं है। कोशिशें करती रहे, सरकारें करें, सियासतदान करें, लेकिन उसके बावजूद भी जो हकीकत है वो आज भी ऐसी। हाँ बिल्कुल। अमीर हैदर जैदी साहब, कैसे आप देख रहे हैं ये जो नुमाइंदगी लगातार कम हो रही है? हमने देखा था कि 1980 में सबसे ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो 49 पहुंचे थे जो है लोकसभा में, पार्लियामेंट में चुन करके, ठीक है साहब। और 84 में जो है वो शायद जो उनकी तादाद थी 84 में 42 थी, 42 थे, मगर ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी मतलब जो है 80 और 84 में। उसके बाद जो तादाद थी वो 30 के आसपास रही, कभी 20, 22, 26, 28, 30, 32 इस तरीके की यही रही। तो जिम्मेदार जो है, देखिए AK वाजपेयी साहब ने भी यही कहा, भाई ठीक है सवाल हम उठा रहे हैं मगर जिम्मेदार कौन है इसका? कौम को भी कहीं ना कहीं ये बात तो सोचनी पड़ेगी कि उससे गलती कहां हुई। वो सियासी तौर पर इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी वो मतलब 2% के आसपास या 4-6% के आसपास ही वो पार्लियामेंट पहुंचती है ये आबादी। वजह क्या है? मतलब ये नुमाइंदगी इतनी कम क्यों है? जिम्मेदार आपको लगता है कि कौम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, सियासी शऊर की कमी है? नहीं खुर्शीद भाई, बंटवारे के लिए जी मुसलमानों को मुरीद इल्जाम जब ठहराया गया। हाँ मेरी आवाज मुझे ही आ रही है खुर्शीद भाई? जी नहीं, हमें भी आ रही है आपकी आवाज, थोड़ा सा उसको बर्दाश्त कीजिए। हाँ, खुद को भी सुनना पड़ेगा, हमें भी सुनाना पड़ेगा। अच्छा हाँ। बंटवारे के लिए मुसलमानों को मुरीद इल्जाम ठहराया गया तो उसके अंदर ये हुआ कि मुसलमान आइसोलेशन में चला गया, वो इसी उसका शिकार हो गया कि बताइए ऐसा हुआ और पैक में चला गया। एक तो ये, जबकि बंटवारे के लिए मुसलमानों को मुरीद इल्जाम ठहराना इतिहास की सबसे बड़ी गलती है, उस पर जाना ही नहीं चाहता, इस पे अलग से एक डिबेट हो सकती जी। दूसरे ये कि मुसलमानों ये कहना कि मुसलमान फिरका परस्ती के अंदर शिकार है, शिया है, सिख है, देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है या और उसमें बटा हुआ है, इसलिए मुसलमानों की राजनीतिक क़यादत नहीं है सर। और हिंदुओं में चले जाइए, वहां भी कई फिरकों में बटा हुआ है। इसका ये भी कारण नहीं, बिल्कुल नहीं है इसका कारण। दूसरे ये कि संविधान निर्माताओं का तो नियत सही थी, उन्होंने चाहा था कि हर वर्ग को, हर विशेष को राजनीतिक मिले, प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन बदकिस्मती से जो राजनीतिक पार्टियां थी उनका ढांचा जो है वो इस तरह का बनाया गया कि वहां के मुस्लिम क़यादत को साइड बाय साइड अलग करते चले गए। अब आप पीके ने जो सवाल उठाया, पीके को भी क्या मुस्लिम भीड़ उसी तरह से चाहिए जिस तरह से मायावती को चाहिए या मुलायम सिंह यादव को चाहिए थी या लालू यादव को चाहिए? अगर उसी तरह से मुस्लिम भीड़ उन्हें चाहिए तो माकंडा मुस्लिम क़यादत अब उस तरफ जाना नहीं चाहती। मुस्लिम को एहसास ये हो चला। आप पार्टियों का ये देखिए ना कि यहाँ नियुक्ति होती है कि प्रमाणित किया जाता है कि अमक फला फला को कहना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है या ये बनाया जाता है। आप उस आधार पे कोई चयन नहीं किया जाता, कोई सम्मेलन नहीं किया जाता। सम्मेलन के नाम पे ढसोकले होते हैं राजनीतिक पार्टियों के, किसे क्या किया जाता है ये हम सब देखते हैं। दूसरे आपने कहा कि इतने लोकसभा के अंदर, फला लोकसभा में इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फला इतने से आए। खुर्शीद भाई, यहां मैं मुस्लिम क़यादत की कमजोरी बताता हूं, क्योंकि 140 सीट हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा में ऐसी है जिसमें मुसलमान 20% से ज्यादा है और 95% तक। यहां भी साजिश मुसलमानों के साथ ये हुई कि जहां मुसलमान 50% से ज्यादा था उस सीट को आरक्षित कर दिया गया। मैं एग्जाम्पल के रूप में बिजनौर की सीट कोट कर सकता हूं। पहले बिजनौर के नाम से लोकसभा सीट थी, फिर उसे एक अरसे तक वो कहना चाहिए आरक्षित रही, उसे फिर बदल के नगीना कर दिया गया। लेकिन वहां 48% मुसलमान है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकता है। 140 सीट जो हिंदुस्तान में ऐसी है जहां 20% से लेके 95% हो और उसमें से जहां बहुमत में हो उसे आरक्षित कर दिया जाए।
तो फिर वो सवाल सिस्टमेटिक ढंग से मुसलमानों को क़यादत से बाहर निकालकर फिर ये कहना कि सब मुसलमान खुद ही क़यादत से बाहर निकल गया है, ये तो अजीब फलसफा है। यानी कि हमारे कत्ता हमी पूरी देर काम है, ये एक फलसफा दिखाया जा रहा, जो दिखाया जा रहा है वो हकीकत से परे। मैं कम्युनिस्ट पार्टी में 1982 से हूं और एक चीज दावे से कह सकता हूं, किसी प्रदेश का सचिव मुसलमान नहीं है। क्यों नहीं है साहब? कम्युनिस्ट पार्टी तो राज धर्म किसको भी नहीं मानती, उससे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष तो कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ। लेकिन वहां प्रदेश सचिव मुसलमान नहीं हो सकता। मुकीम फारूकी के बाद कोई राज्य सचिव भी मुसलमान नहीं हो सकता, ये एक हकीकत है। तो सिस्टमेटिक ढंग से सबको बाहर निकालकर और जो बात आपने कही है, जो बात आपने कही है, पहुंच गया हाँ, है, वो इशारा कर रही है कि वो तमाम पार्टियां आजकल उसी ढर्रे पर चल रही हैं। अली मेहंदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं और नौजवान सियासी लीडर के तौर पर जो है आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बताइए सियासत में कहां जगह रह गई है नौजवान मुस्लिम तबके के लिए या नौजवान मुसलमानों के लिए, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी थी उन्हें जगह नहीं मिल रही है। मतलब आप ना तो मेंबर पार्लियामेंट बन पा रहे हैं, ना असेंबली जो है रुकन बन पा रहे हैं, तो असेंबली के रुकन बन पा रहे हैं, ना कहीं फिर सियासत में हिस्सेदारी नहीं है, तो फिर कहां हुकूमत में कहां हिस्सेदारी मिलेगी। तो असल वजह जो है वो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि असल वजह क्या है, ये जो तादाद कम हुई है। चूंकि देखिए एक इशारा तो अमीर हैदर जैदी साहब ने कहा है, किया है, और वो कई बार जो है उसके ऊपर बहस भी हुई है। डिलिमिटेशन भी जो है एक वजह है। दूसरा, जो आपकी जहां ज्यादा आबादी है उन सीट्स को रिजर्व कर दिया जाता है, वो भी एक वजह है। और भी कई सारी वजूहात हैं। और वजह यह भी है कि कई बार कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट को जो है वो दूसरे तबके के वोट नहीं मिलते, मगर ये हमेशा ऐसा नहीं होता, मगर बहुत बार ऐसा होता है। आपको कौन कौन सी वजूहात जो है वो समझ में आ रही है? क्योंकि सुखबीर सिंह बादल जो है उन्हें मुसलमानों की सियासत से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, उन्होंने भी ये बात कही है। प्रशांत किशोर ने भी, चलो समझ में आता है कि वो बिहार में जो है इलेक्शन लड़ेंगे, वो एक जो है परेशानी का इजहार कर रहे हैं, मगर ये सवाल उठा है पहले पंजाब से, उसके बाद बिहार से। तो वजूहात जो हैं आपको असल में क्या लगती हैं, चूंकि इसके ऊपर बात तो करनी पड़ेगी। देखिए खुर्शीद भाई, प्रकाश सिंह बादल जी ने या पीके साहब ने क्या बोला मुझे एक तो पता नहीं उन्होंने क्या बोला, और दूसरा मेरा उनसे कोई सरोकार इस चीज के लिए नहीं है कि वो कोई डिसाइड नहीं करेंगे कि मुस्लिम लीडरशिप कैसी जा रही है और क्या कर रहे हैं। पहली बात, कुछ जो अभी जैदी साहब ने भी बात कही, कुछ जैदी साहब ने भी बातें कही और बाकी दीगर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने जो बातें कही, मैं सिर्फ चंद बातें अपनी तरफ से बोलना चाह रहा हूं। ये जो आपने कहीं का भी दर्द है, लेकिन मैं इसको बाहर करने से ज्यादा अपने अंदर, कौम के अंदर, अपने लोगों के अंदर ये बात करना चाहता हूं। देखिए वजूहात, आज मुस्लिम लीडरशिप कम होने की वजूहात अब बाहर की बात है, डिलिमिटेशन हुआ या जो भी हो, वो बिल्कुल एक कारण है, लेकिन वो अलग इशू है। सबसे बड़ा मसला हमारा इंटरनल है जी। देखिए तीन चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर मुस्लिम लीडरशिप फेल हो रही है। पहली वो ये कि मुस्लिम यही नहीं समझ पा रहा कि उसका लीडर कौन है, वो ये तय नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ा मसला, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने भी चुनाव लड़ा, मेरे वालिद विधायक रहे। सीए एनआरसी पर आप जानते हैं खुर्शीद भाई, सबसे बड़ी लड़ाई दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने बच्चों को लेके इंडिया गेट की तड़कती हुई ठंड में बैठे और मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़े। लेकिन हुआ क्या उस 2020 के इलेक्शन में? बिल्कुल ठीक है, कम्युनिटी ने ये सोचा कि आम आदमी पार्टी का ना अरविंद केजरीवाल ना उनका कोई लीडर आके वहां पर एक बार भी गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, भाजपा को यही हरा रहे हैं। देखिए जब तक भाजपा को हराने का की सोच मुसलमान के दिमाग से नहीं निकलेगी, तब तक हमारी लीडरशिप नहीं खड़ी हो सकती। हम ये भूल जाते हैं भाजपा को हराने के चक्कर में कि हम लीडर कौन दे रहे हैं। आज आपने दिल्ली में कौन लीडर दिए हैं? इससे पहले जो दिल्ली में लीडर आते थे उनकी बात में वजन होता था। आज दिल्ली के जो अंदर लीडर आ रहे हैं उनकी हवलदार भी बात नहीं सुन रहा है, तो बड़े शर्म की बात है, क्योंकि हमारे लीडर, हमारी कयादत जो है, कयादत जब कमजोर हो जाती है तो अवाम भी कमजोर हो जाती है। मुझे लगता है कि हमने अपनी कयादत को, मैं सबसे बड़ी माजरत के साथ, मेरे दिल की बात है, ये मेरी पर्सनल बात है खुर्शीद भाई, हमने अपनी कयादत को खुद कमजोर किया है। हमने अपने जहन में भाजपा का डर सोच के
हमने अपने जहन में ये सोच के कि अरे ये आदमी तो माहौल के साथ जीत रहा है, कब तक हम ये सब करते रहेंगे। हमने लीडर खो दिए। अगर एक लीडर आपके इलाके, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के चक्कर में मुस्लिम समाज ने वो इतना ज्यादा खो जाता है या इतना ज्यादा जो है वो मतलब शिद्दत के साथ बीजेपी को हराने में लगता है कि उसका असल लीडर कौन है, कौन उसकी क़यादत कर सकता है, वो भूल जाता है। आप ये कह रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। एक बात भाई साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जो है वो तबके ने या अलग अलग जगहों पर अलग अलग सूबों में वो पॉलिटिकल पार्टियां ना बनाई हो। AIMIM है, ठीक है साहब। हालांकि हम अगर देखें तेलंगाना में तो एक दायरा सिमटा हुआ है उनका, बाहर जाकर के वो भले ही ज्यादा सीटों पर लड़ ले, लेकिन वहां पर कितनी सीटों पर लड़ना है वो तय है। पूरा एक जो है वो एक सिस्टम है उनका, ठीक है। आसाम मुस्लिम पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, वो भी आपको पता है। पीस पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो उत्तर प्रदेश में एक बार तो अच्छी खासी सीटें लेकर के आई थी, वो शायद दो नंबर से ऊपर पहुंच गई थी। तो बहरहाल बहुत सारी पार्टियां हैं, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल है, मगर ये भरोसा नहीं जीत पाई। AIMIM की भी बात अगर हम करें, वो अलग अलग सूबों में जाते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, मगर उनको भी लीडर नहीं मानते। उनकी वीडियो आती है अगर यूट्यूब पर, ट्विटर पर, टेलीविजन पर, लोग देखना सुनना और उनको जाकर के देखना पसंद करते हैं, मगर उनको भी लीडर शायद अभी तक नहीं माना। जबकि उनसे ज्यादा जज्बाती बातें करने वाला मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई, उनको तो यहां तक कि बीजेपी के बहुत सारे लीडर जो है वो मौजूदा वक्त का जिन्ना करार देते हैं। उसके बावजूद भी उन्हें भी लीडर नहीं मान रही है कौम, ये समाज, ये तबका। तो मतलब आप क्या कहेंगे, क्या सियासी शऊर की कमी है? चूंकि कोशिशें तो हुई हैं, मुस्लिम तबके ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग जगहों पर, अलग अलग वक्त पर, अलग अलग सूबों में बनाई हैं, कोशिश हुई है, मगर किसी को बड़े तौर पर कामयाबी नहीं मिली। देखिए खुर्शीद भाई, पहले तो ये जो बंटवारे वाला मामला है ना, इसको बार बार कहना बंद कर दें। इससे इसमें कुछ नहीं है। जी जी, बंटवारा किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे हुआ, जो हुआ हो गया, वो बीत गया, वो तो मामला बीत गया। जी जी, हम उसमें जाना ही नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक हम है। तो ये कहते हैं कि संविधान ने इक्वल राइट्स दिए हैं। हाँ, हिंदू को भी वही वोट का राइट है, आपको भी वही वोट का राइट है। संविधान में ऑल आर इक्वल, सब बराबर हैं। अब आप कहो जी राजनीतिक पार्टियों ने नहीं किया हमारे लिए, राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी? राजनीतिक पार्टियां तो सिर्फ वोट की राजनीति करती हैं और उसी के लिए नारे भी लगाती हैं, नारे बनाती भी हैं और सत्याग्रह के भूल जाती हैं। और सब अपने अपने हिसाब से नारे भी लगाते हैं, सब अपने अपने हिसाब से सियासत करते हैं। सच बात है। उनका दृष्टिकोण क्या होता है कि वोट का होता है। बिल्कुल ठीक है, फैक्चुअल पोजीशन। हाँ, इसे कहने में हमको परहेज नहीं है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम ये कहते हैं कि इतना शऊर वाला समाज जी, इतने मतलब हमें तो ताज्जुब होता है कि तहजीब सीखने हम लोग, हमारे जो पुराने शास्त्र हैं या पुराना इतिहास है उसमें एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि अगर तहजीब सीखनी है तो आपको वहां जाना चाहिए, आपके समाज में जाना चाहिए। इसका मुख्य कारण जैदी साहब से मेरी अक्सर बात होती रहती है जी, तालीम कहाँ गई, शिक्षा क्यों नहीं मिल पाई, आपके इलाकों में स्कूल क्यों नहीं खुल पाए जी, बैंक क्यों नहीं खुल पाए, मदरसों से बाहर क्यों नहीं निकल पाए। मतलब इन चीजों पे गौर करना होगा। और नेता जो आपके, माफ करना, जिनके नाम आपने गिनाए वो भी सिर्फ MLA MP बनने तक की सीमित रह गए। उन्होंने न कभी कोई मुहिम छेड़ी, न इस बात पे सरकारों पे दबाव डाला। माफ करना, ये यूपी में आजम खां थे, बहुत भारी मंत्री भी रहे और बड़े भारी नेता भी रहे। क्या कर लिया उन्होंने? अपनी यूनिवर्सिटी तो बनवा ली, समाज के लिए कौन सी पॉलिसी लागू करा दी। बल्कि इसको उल्टे हुआ क्या, ये जो मौजूदा सरकार है यूपी में, इसने ये किया कि मदरसों में NCERT का सिलेबस लागू करवा दिया एक तरीके से। अब कितने परसेंट हुआ, कितने परसेंट नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड की बातें होंगी। लेकिन एक प्रयास किया कि भाई बेसिक एजुकेशन जो डिफिकल्ट पार्ट है उसको अगर बराबरी तक लाया जाए, उसकी अगर पैटर्न सिलेबस लागू किया जाए तो शायद ये कंपटीशन में आके खड़े हों। बिल्कुल ठीक है। एक ये पहलू है। हाँ। दूसरा राजनीतिक पहलू है, उस पर आप लोगों ने कहा कि डीलिमिटेशन क्यों नहीं चैलेंज करते? डीलिमिटेशन का हमने दिल्ली में कई राज्यों, कई जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हाँ, उसके डीलिमिटेशन में गड़बड़ हुआ, हमने पिटीशन फाइल की और ठीक कराया। तो बड़ा आसान है कि आप दूसरे पे अपना कंबल उतार के डाल। हाँ, आप कह रहे हैं कि भाई आप मेरा ख्याल के ये बात कहना चाह रहे हो, और ये बात शायद उसमें दम भी है कि आप बातें तो करते हो,
डिलिमिटेशन की, या अगर कोई जो है सीट रिजर्व कर दी गई है, बातें तो होती है, मगर उसके खिलाफ तहरीक नहीं चला पाते, उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चला पाते और किसी बड़े आंदोलन का हिस्सा भी नहीं बनते। सिर्फ टीवी पर बयान, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया या फिर मीडिया के जरिए ही बयानबाजी होती है। कोई तहरीक चलाना, मतलब एक प्रॉपर वे में तहरीक नहीं चला पाते। शायद ये एक बड़ी वजह है कि जो सियासी, जी हाँ, एक जरा सा जोड़ देंगे। आप पिछले 50 साल का 60 साल का इतिहास देखें जी, ऐसा नहीं है कि आपके समाज से बड़े बड़े मंत्री रहे हैं, केंद्र में भी रहे, बिल्कुल ठीक है, राज्यों में भी रहे, हाँ, मुख्यमंत्री भी रहे, बिल्कुल ठीक है। क्यों नहीं उन्होंने समाज के उत्थान के लिए पॉलिसियां बनवाई या सुविधा मुहैया कराई, या कराई तो बड़ी लिमिटेड तरीके से हो पाई, उसका दोष किसको देंगे भैया? ये हमारा मतलब कंसर्न उस बात। बिल्कुल ठीक है। और रजा हुसैन रिजवी साहब, यहां पर हम ये भी बात करेंगे कि जो अलग अलग वक्त पर बयानबाजी होती रही है, एक तो मुस्लिम तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की जो है वो भी बात हमेशा हुई है, और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के कई बार ऐसे बयानात थे जिनका जिक्र अभी भी होता है। वो कहते थे कि जब भी कोई मरकजी हुकूमत की कोई स्कीम या कोई योजना जो है लागू होगी, उसका पहला हक वो माइनॉरिटी तबके को है और खासतौर से मुसलमानों को है, क्योंकि सच्चर कमेटी का एक प्रेशर था उनके ऊपर। और उस वक्त तो उन्होंने बयानात दे दिए, मगर उन बयानों पर आज भी राजनीति होती है, उन बयानों की चर्चा आज भी होती है, मैसेज के जरिए वो पहुंचते हैं घर घर तक और अलग अंदाज में पहुंचते हैं। आपको लगता है कि, और जैसे जिक्र किया जो है आजम खान का जिक्र किया, और बहुत सारे लीडर्स हैं उनके बयानात ऐसे आते थे, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या दूसरे, और खासतौर से अगर मैं कांग्रेस के लीडर्स की बात करूं, वो मुस्लिम फेवर के बयान होते थे, मगर वो फायदा करने के बजाय उल्टा नुकसान हुआ। दूसरी एक चीज और मैं यहां जोड़ूंगा कि जिस तरीके से एक जमाने में, अभी तो वो बंदिश लग गई है, मगर एक जमाने में जामा मस्जिद से जो है वो फरमान जारी होता था, लोग उसको जो है फतवा कहते थे, वो फतवा नहीं बट फरमान जारी होता था कि किसको वोट देना है किसको नहीं। तो आपको लगता है कि ये अलग अलग वक्त में कुछ छोटी छोटी चीजें थी और उनका नुकसान जो है वो आहिस्ता 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 बढ़ता चला गया, और नतीजा ये है कि हमें ये डिबेट करनी पड़ रही है कि क्यों मुस्लिम तबके की सियासी नुमाइंदगी वो कम हो गई, उसको हिस्सेदारी सियासत में क्यों नहीं है और हिस्सेदारी हुकूमत में क्यों नहीं है? देखिए, जामा मस्जिद के मौलाना जब खड़े होते थे जी, तो उनके पीछे मुसलमानों की संख्या अच्छी खड़ी होती थी, हाँ। लेकिन आजम खां जब खड़े होते थे तो उनके पीछे मुसलमानों की जनसंख्या नहीं खड़ी होती थी। आजम खां कोई मुस्लिम लीडर नहीं थे, उन्होंने मुस्लिम लीडर नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी में आकर के वो एक मुसलमान नाम था, लेकिन अगर वो कोई आंदोलन चलाए तो मालूम हुआ हजारों लोग पीछे में आए, ऐसा कहीं नहीं। जब मुकदमे शुरू में लगना शुरू हुए तो 10 मुसलमान भी नहीं दिखे उनके पीछे कि नहीं जिंदाबाद और मुर्दाबाद किनारे रखते। तो आजम खां, हुआ ये कि देश की आजादी के बाद मुसलमानों ने अपना रहबर, अपना नेता किसी मुसलमान को नहीं चुना। कभी उन्होंने इंदिरा गांधी को अपना नेता समझा, इधर आजकल के मौजूदा हालात में मुलायम सिंह यादव को अपना नेता समझा, बिहार के अंदर लालू यादव को अपना नेता। आजादी के बाद से मुसलमानों ने अपना कायद, अपना रहबर नहीं बनाया। हाँ। दूसरे हमारे जो हिंदू भाई लीडर थे उनको बनाया नेता। कारण यह था कि बड़ी आबादी कहें, बड़ी आबादी तो नहीं, लेकिन एक ये माना गया कि साहब मुसलमान जो है वो दूसरी कंट्री में चला गया, तो वही मुसलमान हमारे हिंदू नेता के पीछे लग करके वो उनके साथ सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाता रहा। अब आप देखिए खुर्शीद भाई, 543 जो है वो लोकसभा है, सच्चर कमेटी आपने बनाई। सच्चर कमेटी किस लिए बनाई? मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए कि साहब आपकी स्थिति ऐसी है, हमारे दलित भाइयों से भी नीचे बताने के लिए हमने ऐसी कर दी। अगर आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट खुर्शीद भाई कराई थी तो उस पर अमली जामा भी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए कि साहब खाली ये कह देना कि साहब ऐसा है कि मुसलमानों का पहला हक है, तो पहला हक कह के तो आपने गड़बड़ा दिया कि मुसलमानों का। और मैं तो कहता हूं मुसलमानों को अल्पसंख्यक क्यों कहा जा रहा है? हम मेन स्ट्रीम में रहना चाहते हैं, क्यों अलग कर रहे हैं आप कि नहीं साहब ये अल्पसंख्यक है, इनको किनारे करो। मगर नहीं, मगर साहब बात तो ठीक है खुर्शीद भाई। हाँ, मैं इसे ऐड ऑन कर रहा हूं जरा सा। ये जो अल्पसंख्यक वाली बात है ना, इस पर तो सबने मोहर लगा दी, इस पर तो समाजवादी पार्टी ने भी मोहर लगा दी, बीएसपी ने भी लगा दी, इस पर तो है वो कांग्रेस, बीजेपी और तमाम पार्टियों ने लगा दी, चूंकि अल्पसंख्यक मोर्चे बने हुए हैं, अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट बने हुए हैं हर एक पार्टी में, तो जाहिर तौर पर जो है वो तो क्या उससे मिला क्या जी खुर्शीद भाई, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मदरसा बोर्ड बन गया और वक्फ बोर्ड हो गया, बन गया, उर्दू अकेडमी हो गई, मिला क्या? डेवलपमेंट क्या हुआ? जी
कुछ नहीं हुआ डेवलपमेंट। आप बना दिए अल्पसंख्यक सभा, बना दिए अल्पसंख्यक मोर्चा, बना दिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। 543 लोकसभा की सीट है जिसमें 412 सामान्य है। हाँ। अनुसूचित जनजाति की 47 सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी, और अनुसूचित जाति की 84 सीट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। यानी लगभग 131 सीट हमारी जो है लोकसभा की हमारे दलित भाई रिजर्व है जी। और अभी हमारे सम्मानित साथी जैदी साहब ने कहा कि साहब 140 जो है लोकसभा ऐसी है कि जहां मुसलमान 20% से 90% है। हाँ। और वो लोकसभाएं कुछ ऐसी डाइवर्ट की गई कि वहां मुसलमानों को इधर बांटा गया, उधर बांटा गया। वो लोकसभा ऐसी मजबूत नहीं बन पाई कि वहां मुसलमान जीत के आए। अब आज आपके डिबेट से एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं जी। वो बड़ी बात ये कहने जा रहा हूं कि अब अगर मुसलमान लोकसभा में कम गिनती में आ रहा है, एमएलए में कम गिनती में आ रहा है, तो अब मुसलमानों को भी रिजर्वेशन की सीट चाहिए। और सरकार को अभी चाहिए जो चीज लुप्त होती है सरकार उसको बढ़ाती है, उसको डेवलप करती है कि साहब ये हमारे मगर साहब जो पुरानी चीज मगर साहब जिस पार्टी की मरकज में हुकूमत है, जिस पार्टी की उत्तर प्रदेश में हुकूमत है या ज्यादातर स्टेट्स में हुकूमत है, वो तो आपको लोकसभा और विधानसभा लड़ने के लिए टिकट ही नहीं देती, तो फिर वो आपको रिजर्वेशन क्यों देगी? अरे भाई टिकट नहीं देती, आप एकजाई हुई, आप प्लेटफॉर्म पर आइए। हाँ। आप इकट्ठा हुई, सब मुसलमान धरना प्रदर्शन में आइए, मांग कीजिए, जो एक प्रॉपर तरीका है, जो एक तरीका है, उस तरीके के साथ आप आइए, कहिए साहब हमारी जरूरत है, हम अगर जो है वो शासन में प्रशासन में नहीं जुड़ेंगे हम, तो हम अपने लोगों की बहबूदी, आपकी तरक्की कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए जरूरत है। ठीक है अमीर हैदर जैदी साहब, जरूरत है। हाँ ये ना मतलब वो बातें तो ठीक है भाई, वो सब अपनी जगह इश्यूज हैं, मगर आपको लगता है कि लीडरशिप जो है वो इसलिए भी नहीं कोई उभर पाई क्योंकि कोई करिश्माई लीडर वो कोई मिला ही नहीं इस मुल्क में, मुस्लिम करिश्माई लीडर, मुस्लिम मतलब लीडर कोई ऐसा नहीं मिल पाया? चूंकि हमने देखा था कि मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को भी उस वक्त ये कहा गया कि भाई आप रामपुर से लड़ लीजिए, वहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, या मेवात जाकर के लड़ लीजिए। तो मतलब ये हमेशा ही ये दिक्कत रही है, ये मौजूदा वक्त की दिक्कत नहीं है कि मुसलमानों की आबादी ज्यादा जहां है वहां से आप कैंडिडेट उतारते हो, और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, या कि दूसरे सूबों की जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां पर दूसरी पार्टियां जो कैंडिडेट उतारती है सामने वो भी मुस्लिम होता है, पता चलता है कि फिर कोई तीसरा जीत जाता है। तो मतलब मसला एक नहीं है, ना तो करिश्माई लीडर मिल पाया कौम को आज तक, और ना ही वो एहसास कम तरीका जो एहसास था ना उससे जो है वो बाहर निकल पाए। और फिर वो मसला ये होता है कि वो चूंकि दूसरी पार्टी भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है, उसका भी उसको नुकसान हो जाता है, ये इसलिए तादाद लगातार कम हुई है। नहीं खुर्शीद भाई, करिश्माई ऐसा फार्मूला नहीं है, करिश्माई अगर कोई लाल बत्ती या हेलोजन लगे हुए हो ऐसा महसूस नहीं। मुसलमानों को ये मुसलमान तो हिंदुस्तान में दूध में पानी की तरह रहे जी, और ये महसूस नहीं हुआ कभी मुसलमानों ने मुलायम सिंह यादव को नेता माना, कभी मायावती माना, कभी जयप्रकाश माना, कभी किसी को। मुसलमान कयादत पेश नहीं आई, लेकिन हाँ मुसलमानों की मरकजियत मौजूद थी। लेकिन मैं तो इस समय का शुक्रगुजार हूं क्योंकि अब शिद्दत महसूस हुई है, कयादत भी उभर के सामने आएगी, ठीक है, कुछ कुर्बानी दी जाएगी, कुर्बान भी होंगे, कुर्बानी देंगे, लेकिन कयादत अभी होगी जब जरूरत महसूस जी। रही विधायक और सांसद के बाद, विधायक और सांसद कौमी नेता नहीं होते खुशी, ये पार्टियां इन्हें विधायक और एमएलए बनाती जी, कौमी रहनुमा तो कौम बनाती। हाँ। कौमी मरकजियत थी, मेरे जमाने में भी थी, आपने महसूस किया होगा, जिसे सरकार ने खत्म किया, कांग्रेस के जमाने में खत्म किया। आप अब्दुल्ला बुखारी साहब को कौमी रहनुमा ना माने, आपके फकीह इख्तलाफ हो सकते हैं, इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैं उस शख्स को जानता हूं, मैं जानता हूं कि वो कौमी रहनुमा था। उनकी बातों में एक जान, एक आवाज थी, काट डरती थी, और सरकार ने ये आदमी को कैसे खत्म किया जाए, तो सरकारी कुछ तंजीमें बनाएंगी, मुसलमानों के नाम रखें, और वो फिर मरकजियत हर जगह हिलाल कमेटी हर आदमी दूरबीन लेकर चांद देखने निकल जाता है, चलते चला जाता है, कोई इसका चांद नहीं देख रहा, वो आपकी मरकजियत खत्म कर रहा था।
अब्दुल्ला बुखारी के चरित्र हनन कर रहा था, हाँ। उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे थे क्या आप नहीं। अब दूसरी बात, प्रकाश सिंह बादल जी कौम के ऊपर, प्रकाश सिंह बादल की कौम, सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल नहीं, सुखबीर सिंग बादल साहब का ये बयान था। वो एक बात कही उन्होंने, उनके मन में कोई बात आई, उन्होंने कह दी, कोई बुराई की बात तो है नहीं। अब सुन लीजिए खुर्शीद भाई, सुन लीजिए खुर्शीद भाई, लेकिन उन्हें 84 याद होगा, उनकी कौम 84 के दशक के अंदर, 90 के दशक के अंदर किस पीड़ा से गुजरी है, उन्हें नजर आएगा। मेरी कौम उस पीड़ा से 1947 के बाद से गुजर रही। मेरे कौम के 124 लोगों को अगर सेमिनार करने जाते हैं प्रोफेसर इंजीनियर, उन्हें उठा के बंद कर दिया जाता है और वो 19 साल के बाद छोड़ के आते हैं 22। कोई पुरसाने हाल। मेरी कौम का मलियाना हाजीपुरा के अंदर, भिवंडी भागलपुर के अंदर कत्लेआम हुआ है, इसी कांग्रेस के दौर के अंदर, कोई माफी नहीं मांगा। लेकिन मैं साहब उस कौम को सलूट करता हूं आज कि वो 84 के बाद से उभर के बाहर आई और आज भी लोग से कई दफे माफी। जितने भी लोग सत्ता में आते हैं माफी मांगते हुए आते हैं, मुआवजा देते हुए आते हैं, लेकिन इस कौम का कोई रहनुमा नहीं हुआ। अब जरूरत पड़ रही है, महसूस होती है तो रहनुमा भी पैदा हो, बंटवारे भी वो भी चाहिए। जो ये रिजर्वेशन हुआ है, जहां जहां मुस्लिम कयादत आनी चाहिए, तो रिजर्वेशन हुआ है, वो लड़ाइयां भी लड़ी जाएंगी। एक बाजपेयी साहब, बिल्कुल नरेंद्र मोदी कहना चाहिए, एक बाजपेयी साहब, अभी आप एनडीए का हिस्सा हैं, महसूस कराया कि मुस्लिम कयादत जरूरी है, मुसलमानों जागो, अपनी कयादत पैदा करो, इन दलालों से छुटकारा, तो कयादत भी पैदा होगी। बिल्कुल। और एक बाजपेयी साहब, चूंकि आप एनडीए का हिस्सा हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी का कोई लीडर इस वक्त हमारे साथ नहीं है, मगर आप चूंकि हिस्सा हैं एनडीए का, अपनी बात वहां रख सकते हैं जब भी मौका मिले। ये एक शिकायत जो है वो रही है मुस्लिम तबके को पिछले काफी टाइम से, और खासतौर से 2016 से, 2014 से नहीं कहूंगा मैं, 2016 से ये शिकायत रही है, 17 से बल्कि, चूंकि 16 के लास्ट में जो है वो टिकट देने का जो है वो प्रोग्राम शुरू हो गया था उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के लिए। 2017 में फिर इलेक्शन हुए, एक टिकट दिया था उस वक्त पूरे सूबे में, 403 सीटों में से सिर्फ एक जो है मुस्लिम को टिकट दिया था। और जब 2022 में इंतखाबात होते हैं वहां पर कोई टिकट नहीं दिया गया। चाहे हम अभी तेलंगाना की बात कर लें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, या उससे पहले जब कर्नाटक के इंतखाबात हुए थे असेंबली, वहां की बात कर लें, या अलग अलग सूबों में अलग अलग वक्त पर जो असेंबली इंतखाबात होते हैं, बीजेपी ने टिकट देना बंद कर दिया है। 2019 में लोकसभा में टिकट दिए थे, मगर वो टिकट ऐसी जगह दिए थे जहां उसकी मजबूरी थी। क्या लगता है आपको, अगर पॉलिटिकल पार्टियां किसी एक तबके को वो चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगी तो फिर जाहिर तौर पर वो सवाल भी उठेंगे, जाहिर तौर पर उनकी नुमाइंदगी भी कम होगी, और जब आप जिन सूबों में आपकी हुकूमत बनेगी और आपने कोई टिकट मुसलमान को दिया नहीं, तो फिर जब वो कोई टिकट ही नहीं दिया तो फिर वो जीतेगा कौन और वो सरकार में कैसे आएगा। तो ये पूरी एक चेन है, पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक माइंडसेट है, पूरी एक सियासी रणनीति है। आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, ये जो अभी जो एक नया मतलब जो एक सिस्टम बना है पॉलिटिकल पार्टियों का, खासतौर से मतलब बीजेपी की बात मैंने की है। देखिए ऐसा है, हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है जी। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस से जुड़ी हुई है, उसमें कोई दो राह नहीं है, कोई छुपाई बात नहीं है। जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको लागू कर रहे हैं, वो टिकट नहीं देंगे, वो कहते हैं बकायदा, उसमें क्या करेंगे। लेकिन सरकार उस आइडियोलॉजी से नहीं चलेगी। सरकार जो चलेगी वो संविधान से चलेगी। प्लीज, मान लो बीजेपी टिकट नहीं देती, ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी पार्टियां क्यों नहीं देंगी। और मान लो मैं कहता हूँ थोड़ी देर को कोई पार्टी नहीं देती, आप अपने इंडिपेंडेंट लड़के जीत के आओगे। देखो इसको समझना पड़ेगा, बड़ा मामला आप पेचीदा हो गया ये जी। अगर नुमाइंदगी कोई पार्टी नहीं देगी तो आपके पास क्या ऑप्शन है, इस पे आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, मगर सर आज के वक्त में एक आध एग्जांपल को अगर हम छोड़ दें, ज्यादातर जगहों पर देखो, अभी राजस्थान का मैं जिक्र अक्सर करता हूं, राजस्थान में जो है वो जब वसुंधरा 2 बार चीफ मिनिस्टर बनी तो वहां पर यूनुस खान थे जिनको वजीर बनाया गया था और 2 बार कैबिनेट वजीर उनको बनाया गया था। इस बार तो उनको पीडब्ल्यूडी और ट्रांसपोर्ट जैसे मतलब बड़े अहम महकमे दिए थे और लोग डिप्टी सीएम के तौर पर उनको देखते थे, मगर टिकट इस बार काट दिया गया पार्टी की तरफ से। वो डीडवाना से निर्दलीय लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े और जीत कर आ गए। उनको हिंदुओं ने भी वोट दिया, मुसलमानों भी, चूंकि मुसलमान उतने हैं नहीं कि वो अपने बलबूते जीत पाए।
तो कई जगह मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट मिलते मतलब टिकट ना मिले और वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाए, उसको वोट मिलते हैं, मगर अक्सर ये प्रॉब्लम जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट्स के सामने आती है कि साहब उन्हें उनकी कम्युनिटी का तो वोट मिल जाता है, मगर मुस्लिम होने के नाते आजकल कुछ इस तरह के हालात बन गए हैं। हालांकि ये जिक्र मैंने पहले भी किया कि हालात तो आजादी के बाद से ही, अगर ऐसा नहीं होता तो रामपुर नहीं भेजना पड़ता मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को, ठीक है साहब, उनको नहीं कहा जाता कि आप वहां से लड़ो जाकर के, आबादी वहां मुस्लिम ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम तो रही है, मगर इन दिनों ऐसा लगता है कि थोड़ी ज्यादा हो गई है, थोड़ा अछूत सा हो गया है मुस्लिम कैंडिडेट, तो फिर मुश्किल तो है ना फिर उसके सामने। ये मतलब मसला, इस मसले का हल क्या है? जी, इसका हल वही उसी पे आ रहे हैं जी। देखो, इससे निकलना पड़ेगा। जो मौजूदा पार्टी बीजेपी है उनका बड़ा डिक्लेयर्ड एजेंडा है, हाँ, लेकिन आपको अपने समाज को उस एजेंडे से बचाना भी है जी। उसके लिए आपको अपने आप मैनिफेस्टो बनाना पड़ेगा अपना, वो खुद एक समाज की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। और समाज के साथ साथ जो ये दो मौलाना से बैठे हुए हमारे मित्र हैं दोनों जी, इनकी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है कि इसका सॉल्यूशन क्या है जी। पास्ट में चले जाओ, पास्ट में ये हुआ वो तो हो चुका, आगे भविष्य में क्या होने वाला उसको रोकने की जरूरत है हमको। कैसे इस कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करोगे, कैसे इस कम्युनिटी के राइट प्रोटेक्ट होंगे, उस पर सोचने की। अभी एक साहब बता रहे हैं कि जी प्रदर्शन कर लो, प्रदर्शन कहाँ करने दे रहे हैं, वो तो राइट खत्म हो गया। वो तो आपने किसानों वाला आंदोलन देखा था, क्या हुआ उसमें, खाइयां खुद गई थी बकायदा, खत्म हो गया, प्रदर्शन भी आपके पास नहीं है। अब आपको बड़ी हम तो बल्कि और कह रहे हैं, आप लोगों ने आपस में विचार विमर्श तक करना बंद कर दिया है, पूरी तरीके से हथियार डाल दिए हैं। और अगर समाज के मौजूद आदमी ये अगर मंशा बना लेंगे जी, तो कैसे समाज ऊपर आएगा या कैसे समाज को हक मिलेंगे। देखो अपनी जिम्मेवारी से पर्दा नहीं भाग सकता, अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से आप निभाइए। रजा हुसैन रिजवी साहब जी, उत्तर प्रदेश की अगर हम सियासत की बात करें तो एक वक्त अभी ऐसा भी आया था जब अखिलेश जो है वो चीफ मिनिस्टर बने थे कि 69 जो है मेरा ख्याल के वो मेंबर बने थे असेंबली के, यानी एमएलएज बने थे, ठीक है साहब। और उसके बाद भी जो सबसे ज़्यादा दंगे हुए तो वो उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे हुए, कोई बहुत बड़ी फलाह बहबूदी के काम नहीं हो पाए। तो मतलब ये भी कई बार सवाल उठता है कि भाई अगर आपकी बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी हो भी गई तो आप कर क्या लोगे, चूंकि आप सिस्टम से बंधे रहते हो, अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो भी उसकी विचारधारा होती है, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए, जो उसकी आइडियोलॉजी है, उससे दाएं बाएं आप नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो फिर आपको शोकोज नोटिस दे करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। एक तो सवाल ये। दूसरी बात मेरी मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि मुस्लिम तबका जो है वो सियासी लीडर्स में भी फरिश्ते ढूंढता है। जब कोई लीडर उसके सामने आता है तो उसकी तमाम जो है वो बुराइयां सामने रख देता है और उसमें मतलब तमाम खामियां निकालने लगता है। तो क्या मुस्लिम तबके को ये बताने की भी जरूरत है कि भाई आपको फरिश्तों की जरूरत नहीं है, सियासी लीडर्स की जरूरत है, सियासी लीडर्स को लीडर्स ही रहने दो, कोई नाम ना दो। देखिए सबसे बड़ी बात है तालीम जी, तहजीब, तरक्की, नेक बनो, एक बनो, ये जो स्लोगन्स है, हाँ, मुसलमान इससे जरा से हट रहा है। देश का पहला मिनिस्टर जो मुसलमान बना वो शिक्षा मंत्री बना जी, यानी एजुकेशन मिनिस्टर बना। सबसे पहला जो मिनिस्टर बना आजादी के बाद वो शिक्षा मंत्री बना। लेकिन मुसलमान एजुकेशन से धीमे 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 बिल्कुल हटता चला जा रहा है। और जबकि अगर मुसलमान जो सही मुसलमान है, जिसने कुरान शरीफ पढ़ा है जी, तो सबसे पहले जो सूरा नाजिल हुआ है सूरह इकरा नाजिल हुआ है, पढ़ने के लिए नाजिल हुआ है। फिर मुसलमान पढ़ाई से क्यों दूर है? जब आप पढ़ाई से दूर होंगे तो हमें किसी को बेवकूफ बनाने में टाइम नहीं लगेगा। 323 क्या होता है, 504 क्या होता है, 506 क्या होता है, चलिए सेक्शन इधर बदल गए हैं, बहुत से दफाएं बदल गई हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन उसको नहीं पता है। कोई खाली आप समझिए सिपाही छोड़ दीजिए, लाल गमछा डाल के चौकीदार आता है तो हिल जाता है वो, क्योंकि वो एजुकेट नहीं है। अब अगर एजुकेट होगा तो डरेगा नहीं। तो बहुत दिक्कत है मुसलमानों के साथ कि हम बिखरे हुए हैं, हम एक जाई नहीं है, हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हम एजुकेशन से दूर हैं। और बिखराव की तो मेरा ख्याल के सबसे बड़ा सबूत अगर उत्तर प्रदेश की बात हम करें, 2014 के जो आम इंतखाबात थे 80 सीटों में से एक भी मुस्लिम जीत करके नहीं आया। फिर 2019 में जो है ये तेलंगाना में जीत के आए तो मंत्री तो नहीं बनाया आपने, मुसलमान मंत्री भी तो तेलंगाना में नहीं बनाया आपने, बना देते।
नहीं बनाया आपने तेलंगाना मतलब लेकिन देखिए साहब, एक चीज वहां पर है, वो अभी पिछले हफ्ते जब हमने जिक्र किया तेलंगाना का, मतलब लेकिन फिर वही बात आएगी कि आप AIMIM के 7 मुस्लिम कैंडिडेट्स को जिता सकते हो, मगर अगर कांग्रेस ने वहां टिकट दे करके 3 उम्मीदवार उतारे, उनमें से एक भी नहीं जीत पाया। उसमें वो जो 3 कैंडिडेट्स थे ना, उसके अंदर 2 बार PCC चीफ भी थे जो रह चुके थे, डिप्टी CM भी थे, मतलब जो डिप्टी CM रह चुके थे, उनको भी नहीं जिताया। अजहरुद्दीन साहब जो है अपने आप में बड़ा नाम है, उनको भी हरा दिया। तो मतलब देखिए, खाली आप कांग्रेस को या बीजेपी को या दूसरों को मतलब जो है वो कहते रहेंगे। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस के पास एक एग्जाम्पल सेट करने का मौका था, वो बना सकती थी, क्योंकि वहां पर जो है वो अरे भाई, के जरिए बना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करूंगा कि यहाँ कोई टिकट नहीं दिया मुसलमान को, लेकिन दानिश आजाद अंसारी को उसने मंत्री बनाया। नहीं भाई, मैं कह रहा हूं कि एग्जांपल वो सेट कर सकती थी। अच्छी है, हाँ, एग्जांपल वो राजमंत्री। मेरे उस सवाल का आपने जवाब नहीं दिया रजा हुसैन साहब, कि मुस्लिम तबका जो है वो लीडर के बजाय, नेता के बजाय वो फरिश्ते ढूंढता है, और शायद यही वजह है कि फिर वो मतलब भटक जाता है और सियासत में वो कमजोर पड़ जाता है। देखिए खुर्शीद भाई, जब फरिश्ते ढूंढेगा ना जी, तो फिर मुसलमान कमजोर होता जाएगा। हाँ, उसको नेता ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो फरिश्ता है वो झूठ नहीं बोलेगा, बिल्कुल, वो बेईमानी नहीं करेगा। नेता अगर कहेगा कि हम 10 सड़क बनवा देंगे तो 3 सड़क बनवा देगा, वो 4 तो बनवा ही देगा। अगर उसने कहा नहीं सड़क बनवा दूंगा मैं, ये सड़क बन जाएगी, मैं पूरा करूंगा, वादा करूंगा, तो अगर 10 सड़क का वादा किया तो 3 बन जाएगी। अगर 50 लोगों से नौकरी का वादा किया है तो 1-2 को नौकरी करवा देगा। लेकिन फरिश्ते ने अगर 50 कहा है तो 50 ही करेगा, 50 करना पड़ेगा। ठीक है, फरिश्ते मतलब ने कहा है कि 10 सड़क, बिल्कुल तो 10 सड़क उसको बनवाना पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए मुसलमानों को राजनीति करना है, पॉलिटिक्स करना है। हाँ। और पॉलिटिक्स में सब साम दाम दंड भेद सब लागू होता है। आप कितने सलीके से झूठ को प्यार से बोल ले जाएं और आम जनता आपकी बात समझ के आपका गुणगान करने लगे, ये अगर आप में कला है तो आप कामयाब हैं। हाँ, AK वाजपेयी साहब हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, चूंकि वो बड़ी सादगी से सियासत करते हैं। हाँ, नहीं, चूंकि वो सादगी से सियासत करने वाले हैं, शायद इसीलिए उनको अटपटा लग रहा है। नहीं, हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं जी, कि इनसे ज्यादा बेहतर चाहिए कि समाज के उत्थान के लिए क्या। हाँ, देखिए, सरकारें का स्वरूप एक ही होता है, प्लीज, सब कोई सरकार आ जाए, कांग्रेस थी तो आप खुद ही कह रहे हैं कुछ नहीं किया, स्ट्रक्चर कमीशन रिपोर्ट लाके बेइज्जत किया, उसको लागू नहीं किया। ये करवाना पड़ेगा आपको, प्लीज। हाँ। आपके मंत्री रहे, एक से एक टॉप मंत्री रहे, एक से एक विभाग मिला, नहीं कर पाए। हाँ। क्योंकि तो आपको करवाने की कला और आपको सोचना पड़ेगा, वो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हाँ। ये जैदी साहब इसमें ज्यादा रोशनी डालें। अमीर हैदर जैदी साहब, ठीक है भाई, ये जो इशू है, अगर हम पहली लोकसभा की बात करें तब से लेकर के और आज तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि जो तादाद जो है वो 7-8% के करीब पहुंची है। कभी 5 मतलब जो है वो उससे ज्यादा नहीं हुए, मतलब यानी एक बार 49 आए हैं। तो अब आप देखिए 14% की हिस्सेदारी है, अगर आबादी के हिसाब से देखें तो फिर कितने होने चाहिए, मतलब आपके जो है वो 80 से ज्यादा होने चाहिए मेंबर पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट की बात इस वक्त कर रहा हूं, लोकसभा की, तो वैसा नहीं हो पाया। मगर अब तौर तरीके वो क्या हो सकते हैं मुस्लिम तबके को, मतलब आप समाज को क्या कुछ जो है वो सजेशंस देना चाहेंगे कि भाई ठीक है, ये गलतियां हुई होंगी, और ऐसा तो है नहीं कि वो 1 सेकंड में चुटकी बजा करके कोई जो है वो कोई कौम, उसके अंदर सियासी शऊर आ जाता है तो वक्त लगता है। मगर 75 साल के करीब जो है हमें आज़ाद हुए हो गए, इस मुल्क की सियासत को हर तरीके से लोगों ने देखा है, तो कौन से सजेशंस वो आप देंगे इस कौम के लोगों को, समाज को, इनके लीडर्स को भी, कि भाई कम से कम ये चीज़ें तो आप अपनाओ अगर सियासत में आगे बढ़ना है तो? देखिए खुर्शीद भाई, कुन फयाकुन कुछ नहीं जी, और मौजूद भी। अगर इस कौम को सीखना है तो बस पैगंबर इस्लाम की लाइफ देखें, उससे मौजूद निकालो। हाँ, ये बहुत कुछ सीख जाए। लेकिन मैं वाजपेयी जी का हूं और बीजेपी, हम मुसलमानों को ये गलत फहमी कि हम पानी की तरह, लेकिन मोदी जी ने एहसास करा दिया नहीं, आप पानी की तरह नहीं, आप दूध में मक्खी की तरह। और जब निकाल के बाहर फेंका गया तो छटपटाहट तो हो, और जब छटपटाहट होगी तो सोच सलाहियत भी पैदा होगी और वो फिक्र भी होगा, फिर कयादत भी पैदा। एक चीज जरूर है आज जी, हाँ वहीं से बन के उठा कभी नहीं निकला, उन्हें ना हकी जहां
मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं, आपने एहसास कराया। आप 3 दर्जे के सिटीजन है। आज इस देश में जो रहे उनमें आपका हक नहीं बनता है। आपको मैं शुक्रगुजार हूं कि एहसास कराया कि विधायक, एमपी और एमएलए होते हैं, ये नेता वेता नहीं होते जी। इनका नेता कौम का नेता है रामविलास पासवान, वो विधायक और एमपी नहीं। उन्होंने पैदा किया एहसास अंदर से, क्योंकि वो एक शोषित समाज था, दलित समाज शोषित समाज। हाँ। तो उसे अलग कर दिया, उसका बढ़ गया, तो उन्होंने कहा यार अपनी कयादत क्या करो। हाँ। तो वहां बहन मायावती, मतलब जितने भी बड़े लीडर्स बने हैं, चाहे वो मायावती हो, मुलायम सिंह हो, काशीराम हो, या फिर जो है वो नीतीश कुमार हो, या अलग अलग जगहों पर लालू प्रसाद यादव हो, आपने नाम लिया अभी रामविलास पासवान साहब का, मरहूम का, वो हो या कोई दूसरे लीडर्स, वो ऐसे नहीं बने। समाज ने तो बनाया उनको, मगर समाज ने तब बनाया जब वो समाज के साथ सड़कों पर उतरे, समाज की प्रॉब्लम्स को लेकर के वो जब सड़कों पर उतरे, तहरीकें चलाई, एक के बाद एक अलग अलग तहरीकों से वो जुड़े, तब जाकर के वो लीडर्स बने थे। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन वो अपने कौम के नेता बने। लेकिन हमारी कौम ने गलत समझ रखा था अभी तक कि जो ये एमपी एमएलए होते हैं ये कौमी रहनुमा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बाद 19 मंत्री थे जी, कौम के तो नहीं थे। ठीक है। आजम खान के पास कौमी रहनुमाई तो नहीं थी, कहीं कोई बता दीजिए, लेकिन हाँ उनकी कुर्बानी यूनिवर्सिटी बनाई है, तो सलूट करता हूं। लेकिन अब महसूस ये हो रहा, कौमी रहनुमाई में अपने जीवन काल में एक आदमी को देखता हूं और मैं आज भी उसे सलूट करता हूं, अहमद बुखारी जी, अब्दुल्ला बुखारी साहब, अहमद बुखारी नहीं सॉरी, अब्दुल्ला बुखारी उनके वालिद, वो एक कौमी रहनुमा। उसके बाद उसे ऐसा कांग्रेस ने सिस्टमैटिक ढंग से खत्म किया है कि अगर उसका सही अध्ययन करने मुझे तो इन्हें एहसास होगा कि कौन कयादत कैसे खत्म। ठीक है, मुझे याद है मेरठ का वो जब अहमद बुखारी, अब्दुल्ला बुखारी वक्त की कमी है, अब वाइंड अप की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, और सजेशन क्या है खुर्शीद साहब? अगर मुस्लिम पॉलिटिकल जी नेता जाती फवाद के लिए करते रहेंगे तो फिर मुसलमानों की क़यादत बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी, कोई भला नहीं होगा। क्योंकि मैंने जितने मुस्लिम लीडर देखे, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हैं, इतने साल मंत्री रहे जी, सब जाती फवाद के लिए रहे, चाहे आजम खान रहे जाती फवाद के लिए रहे। यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक और यही सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों का है कि जो जाती फवाद के लिए नेता बन के अपना पर्सनल फायदा वो जब देखेंगे, कौम का, कम्युनिटी का फायदा नहीं देखेंगे, तो ये कौम तरक्की नहीं कर सकती है। नेता बनते रहेंगे मुसलमान, ठीक है, और जो है वो क़यादत सब मुसलमानों, ये बातें चलती रहेंगी, कोई फायदा जो है वो होने वाला नहीं है। सियासत में जहां है वहीं वहीं खड़े रहेंगे, हो सकता है 2 कदम पीछे हट जाएं। एक के बाद साहब फाइनल जो है रिमार्क्स क्या होंगे आपके, क्या कमेंट्स होंगे, क्या कहना चाहेंगे, सजेशन अगर देना चाहें इस कम्युनिटी को आप? बाबा अम्बेडकर साहब से एक शख्स ने पूछा कि भाई आप ये रात रात पर क्यों पढ़ा करते हो, आराम करो, सोते क्यों नहीं? मैं कैसे सो सकता हूँ, मेरी कौम सोई पड़ी है, मुझे जागना पड़ेगा, को जगाना है। बिल्कुल ठीक है, ये उनका कोट है। एक बात कहिए, आपकी कौम को कौन जगाएगा? 70 साल से ये देखो, ये इसको मोदी को ना कौम को खुद ही जागना पड़ेगा, कौम के रहनुमाओं को जागना पड़ेगा जी, जागना पड़ेगा जी जी, कम से कम अल्फाज में जैदी साहब। खुर्शीद भाई, कौम को ये सोचना पड़ेगा, जिस कुरान के अंदर चींटी का इमाम है, इस कुरान के अंदर मक्खी का इमाम है, इस कौम का इमाम कहां चला है? बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर एक बड़ा मसला है ये। पिछले हफ्ते, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पिछले हफ्ते हमने जिक्र किया था कि हुकूमतों में जो है वो सियासी, यानी हुकूमतों के अंदर उनकी हिस्सेदारी घट रही है मुस्लिम तबके की, और उसकी वजह असल ये है कि वो सियासी हिस्सेदारी कम हो रही है। तो जाहिर तौर पर ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचना पड़ेगा, जो टिकट नहीं देती उन्हें अपना माइंडसेट और अपनी सियासी जो रणनीति है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। साथ ही मुस्लिम तबके को भी एकजुटता दिखानी पड़ेगी। और चूंकि ये बड़ी अहम बातें कही थी सुखबीर सिंह बादल और जो है प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए थे, वो सवाल बहुत अहम थे। उन सवाल पर बहुत संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करने की जरूरत है और कहीं ना कहीं मसले के हल तलाशने के लिए सभी को सोचना पड़ेगा और उसकी तरफ काम करना पड़ेगा। अपने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।